we reserve the right to go after terrorists anytime, anywhere, if they have done harm to us. Terrorism is not, a particular country's problem. Said, look, it could be me today, it could be you tomorrow, it could be somebody else. To hit Muridke and to hit Bhagalpur, because these were the two most prominent, open, declared, notorious centers of terrorism. नमस्कार। जब आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखकर आए पक्ष विपक्ष के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जब इन सांसदों को अपना अपना अनुभव प्रधानमंत्री से साझा करने का पूरा मौका मिला है और जब आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई डॉक्ट्रिन को विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया को समझाने में जुटे हैं, तब मोदी नीति के खिलाफ जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वो सही है? कांग्रेस आक्रामक होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ 4 सवाल खड़े किए हैं। सरकार की विदेश नीति पर सीधा हमला बोला है। सवाल है कि क्या सियासत हमें आतंक के खिलाफ एक होने से रोक रही है? सांसद करें सलाम तो फिर कांग्रेस क्यों करे सवाल? ऑपरेशन सिंदूर पर कब तक होगा राजनीति का बवाल? और जब विपक्ष बार बार संसद सत्र पहले बुलाने की मांग कर रहा है, कॉन्फिडेंस में लेने की बात कर रहा है, तो सरकार को क्या इस पर देना चाहिए खुलकर जवाब? आज हल्ला बोल का मुद्दा यही है। बहस की शुरुआत करें उससे पहले यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और विपक्ष के सांसदों का ऐसा मेलजोल अगर अजूबा नहीं लेकिन अद्भुत तो है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने गए पक्ष और विपक्ष के सांसदों से प्रधानमंत्री की इस मुलाकात में टीम इंडिया का भाव। प्रधानमंत्री जब सांसदों से मिले तो एक एक सांसद से मिलकर उनका व्यक्तिगत अनुभव जाना। जिन सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री की खास तस्वीरें दिखी, उनमें कांग्रेस के शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे सीनियर नेता शामिल हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में सरकार की भूलों को गिनाने में जुटी कांग्रेस के सवाल खत्म नहीं हो रहे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि 32 देशों में भेजे गए सांसदों से मिलने के बाद क्या प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान चीन रणनीति और सीडीएस के खुलासों पर राजनीतिक दलों को विश्वास में लेंगे? क्या मॉनसून सत्र में पहलगाम पर बहस कराएंगे? क्या पहलगाम के हमलावरों के खिलाफ प्रयास दोगुने करेंगे? और क्या करगिल की तरफ ऑपरेशन सिंदूर का रिव्यू कराकर रिपोर्ट संसद में रखेंगे? आपने सांसदों से तो मिल लिया, 50 सांसदों से मिल लिया जिनको आपने बाहर के देशों में भेजा था राष्ट्रीय हित में, पर कब आप सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे? कब आप विपक्षी पार्टियों की जो नेता हैं, लीडर हैं, एमपी नहीं लीडर हैं अपोजिशन पार्टी के दलों के, उनसे आप कब बातचीत करेंगे? उनको आप कब विश्वास में लेंगे? और जो मुद्दे उठे हैं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उस पर कब बातचीत करेंगे? यही नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर के खिलाफ मुखबिर और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी कांग्रेस की दलील है कि आज भारत की विदेश नीति पूरी तरह से लुढ़क चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति ये है कि कोई भी बड़े राष्ट्रों को छोड़ दीजिए, छोटे छोटे देश हैं वो भी हमारे साथ नहीं खड़े थे। स्थिति ये है कि जब भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, उस समय अमेरिका आधा घंटा पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया। पूरा देश सन्नाटे में था, अपमानित महसूस कर रहा था। प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय खूब बोलते हैं, लेकिन ऐसे समय में चुप्पी साध लेते हैं। भारत की विदेश नीति पर कांग्रेस का यह हमला ऐसे समय में तेज हुआ जब विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप के मिशन पर हैं। बेल्जियम और लक्जमबर्ग के भारतीय समुदाय के सामने उन्होंने आतंकवाद पर मोदी नीति को दोहराया है। To hit Muridke and to hit Bhagalpur, because these were the two most prominent, open, declared, notorious
centers of terrorism in Pakistan. And for decades, from these two places, people have set out, this is where it was planned, this is where it was organized, this is where it was financed, this is where it was justified. From here, people came out to do bad things in India. We are very determined. The decision to go in there and hit them. इससे पहले बेल्जियम में यूरोपीय प्रतिनिधि के सामने भी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की सही हैसियत बता दी थी। This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate. सवाल यह है कि क्या कमजोर विदेश नीति के तेवर ऐसे हो सकते हैं जैसा कांग्रेस का आरोप है, जब शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद जैसे नेता प्रधानमंत्री की रणनीति का हिस्सा बने हैं, तब कांग्रेस के सवालों की गंभीरता कितनी है? जब असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति भी आड़े नहीं आई, तो कांग्रेस की राजनीति बीच में क्यों आई? ये सवाल बड़ा है। किसी भी शख्स को इस वतन से हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम जो कुछ कहते आए हैं वो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। आतंकवाद के खिलाफ विपक्ष सरकार के साथ है, ये दलीलें कांग्रेस ने कई बार दी हैं, लेकिन इसका लिटमस टेस्ट तो संसद के मॉनसून सत्र में ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। रविशंकर प्रसाद जी, विदेश गए प्रतिनिधि मंडल के टीम लीडर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव भाटिया जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तीन अन्य जो प्रतिनिधि मंडल से, जय पांडा जी विदेश गए थे टीम लीडर के तौर पर, सांसद हैं बीजेपी के। राजीव राय जी सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, विदेश गए प्रतिनिधि मंडल के भी सदस्य थे हमारे साथ। ये सभी लोग कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन गौरव भाटिया जी सबसे पहले आपके पास आते हुए मुझे लगता है कि जो विपक्ष के सवाल हैं, जयराम रमेश जी ने जो सवाल पूछे हैं वो सवाल और उनका जवाब आज आपको देना चाहिए। वो कह रहे हैं पाकिस्तान चीन, मैं स्पेसिफिकली पूछ रही हूं पॉइंटर्स के साथ, और हमने इसके ग्राफिक्स भी बनाए हैं। पाकिस्तान चीन रणनीति और सीडीएस के खुलासों पर क्या आप हमें विश्वास में लेंगे? मॉनसून सत्र में पहलगाम पर बहस करेंगे? पहलगाम के हमलावरों के खिलाफ प्रयास दोगुने करेंगे? और करगिल की तरह ऑपरेशन सिंदूर का रिव्यू कराकर रिपोर्ट संसद में रखेंगे? चारों पर आपका जवाब। धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा है, सभी डेलीगेट्स के लिए उन्होंने कहा वी आर प्राउड ऑफ यू, भारत को आप पे गर्व है। मैं समझता हूँ ये दिखाता है किस तरह से सभी तमाम सांसदों की भी जो शख्सियत है वो निखर के आई है, क्योंकि उन्होंने भारत की बात करी। और प्रधानमंत्री जी ने भी दिखाया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भारत को अपने हर सांसद पे विश्वास है और ओछी हल्की राजनीति हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, हमने क्या पाया है अंजना जी, मैं आपके सवालों को उत्तर देने के लिए बाध्य हूं, लेकिन मैं ये 2-3 बातें जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले पूरे विश्व में एकजुटता का एक संदेश गया है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भारत एक आवाज में पूरे विश्व में बोल रहा है कि पाकिस्तान पर्याय है आतंक का, आतंकिस्तान, जैसा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी अभी कहा है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप देखिए किस तरह से चाहे वो यूएई हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, जो इस्लामिक मुल्क हैं, उन्होंने भी भारत का समर्थन किया है। अमेरिका, यूके, इन्होंने हमारा समर्थन किया है। इजराइल ने हमारा समर्थन किया है। क्या दर्शाता है, आपने देखा किस तरह से कोलंबिया ने तो अपना स्टैंड बदल के भारत का समर्थन किया। ये दिखाता है ये जो डेलीगेशन गया है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और ये बहुत दूरगामी एक सोच थी, उसी का परिणाम है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, आपकी रिपोर्ट में पूछा जा रहा था कि विपक्ष खासकर कांग्रेस आक्रामक है। अंजना जी, आक्रामक होना अच्छी बात है, लेकिन आक्रमण करना किस पे है ये जरूर पता होना चाहिए। आक्रमण करना था पाकिस्तान पे, राहुल गांधी वो आक्रमण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और भारत पे। और मैं इसलिए ऐसा कहता हूं, आप भी जानते हैं, राहुल गांधी बार बार कह रहे कितने राफेल गिरे।
अरे पूरे विश्व में खबर चल रही है कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस क्षतिग्रस्त हुए, उनके फाइटर प्लेन गिरे, उनके 100 आतंकी मारे गए, 40 सैनिक मारे गए। राहुल गांधी को तो वो आवाज को बुलंद करना था भारत की तरफ से, नहीं कर पाए। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं सरेंडर नरेंद्र। अब आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री अगर सरेंडर कर देगा, कौन निर्देश देता है सेना को, कौन खुली छूट देता है? किस लिए हमारी सेना ने ऐसा प्रहार किया? क्योंकि निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा कि सेना को खुली छूट है। इसलिए मुझे दुख होता है कि एक तरफ शशि थरूर, आनंद शर्मा जी हैं, पी चिदम्बरम है जो डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने तारीफ करी, सलमान खुर्शीद ने तारीफ करी, लेकिन राहुल गांधी, जयराम रमेश हैं जो लोग केवल नकली गांधी परिवार की चाटुकारिता करते हैं, चिंताजनक है। अब मैं जल्दी जल्दी आपके सवाल के उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले आपने कहा मॉनसून सत्र में इस विषय पे चर्चा होगी, क्यों नहीं होगी? लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। जो बिंदु आएंगे नियम अनुसार अगर उसको उठाया जाएगा, स्पीकर महोदय हैं वहां पे, बिल्कुल अनुमति देंगे, चर्चा होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है अंजना जी, उतनी ही चर्चा होनी चाहिए विपक्ष की तरफ से भी कि कोई भी जानकारी हमारा शत्रु देश आतंकिस्तान हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करे। ये पहले बात। दूसरी बात, आपने कहा कमेटी का गठन, तो अंजना जी मैं आपको बता दूं, 26/11 का हमला हुआ था, क्या विशेष सत्र बुलाया गया था पार्लियामेंट का? नहीं बुलाया गया था। क्या कमेटी का गठन किया गया था? नहीं किया गया था। मोदी जी की सरकार में एक चीज बदली है, एक तो आज हम और सशक्त हुए हैं, जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट है, ब्रह्मोस है आज हमारे पास, आकाश सिस्टम है, एंटी मिसाइल, अपाचे चिनूक हम लोग लाए हैं अमेरिका से, इजराइल से हम ड्रोन लाए हैं, राफेल आए हैं फ्रांस से, S-400 सुदर्शन चक्र आया है रूस से। ये दिखाता है कि हमारी सेना के पास पूरी मजबूती से सरकार सारे जो करने हैं कदम उठाने हैं वो उठा रही है। यही सब बात जो आप टीवी पे बता रहे हैं, यही सब बात संसद बुलाकर, सत्र वैसे अब तो मॉनसून सेशन में ही होगा, या फिर विपक्ष के साथ एक बैठक करके भी बताई जा सकती है। मैं सापरा साहब आपका रिएक्शन इस पर लूंगी। आपके सामने भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका सामना कांग्रेस पार्टी को भी करना चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक बड़ा डेलीगेशन जिसने विश्व के सबसे ज्यादा देशों में जाकर भारत की बात कही है, रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी की टीम जो है, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, मतलब यूरोपियन यूनियन के भी 27 देश। तो सबसे पहले मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगी रविशंकर प्रसाद जी, क्योंकि आप भारत की बात करने के लिए भारत के प्रवक्ता बनकर गए थे। सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थी, सामने से सबसे ज्यादा सवाल क्या आ रहे थे, और आपने इस अपनी यात्रा में हासिल क्या किया है भारत के लिए? देखिए, पहली बात तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र की विविधता को बहुत समझा और प्रशंसा किया। मंच से मैं परिचय कराता था, मेरे साथ अमर सिंह कांग्रेस के थे, प्रियंका जी शिवसेना की थीं, तम्बी दुराई AIDM के थे, बाकी भाजपा के पुरंदेश्वरी जी थीं और समीक पात्रा थे, फिर हमारे साथ हमारे गुलाम अली कश्मीर के थे, और 2 हमारे साथ स्टडी एक्सपर्ट MJ अकबर थे और फॉर्मर एम्बेसडर मिस्टर पंकज शरण थे। सबों ने कहा, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान में खूब डिफर करते हैं, लेकिन यहां हम एक आवाज होकर भारत की आवाज बनकर के आए। ये स्वर हर जगह रहा। हमने कहा यही लोकतंत्र की मजबूती है जो हम बताना चाहते हैं। आतंकवाद एक कैंसर है जो पाकिस्तान के जनरल्स के प्रेशर में फलता फूलता है, और क्या मुंबई, क्या दिल्ली का पार्लियामेंट, क्या लंदन का ट्यूब अटैक, क्या फ्रांस और मार्से, और क्या 9/11 न्यूयॉर्क, जितने आतंकवादी हमले होते हैं, इसकी सुई आतंकवादी या तो पाकिस्तानी होता है, पाकिस्तान में ट्रेंड होता है। इसलिए इसमें एक स्वर होकर बोलने की जरूरत है। जितने लोकतांत्रिक देश हैं मूल्यों में विश्वास करते हैं। और तो दूसरी हमने महत्वपूर्ण बात कही, अगर एक अमेरिकी जान की कीमत है, एक यूरोपीय देश के नागरिक की कीमत है, तो भारतीय नागरिक के भी जान की उतनी ही कीमत है।
तो हम लोगों ने, सारी सरकारों ने 75 ईयर्स से रजिस्टर सुधारने की कोशिश की, अब नहीं सुधरा तो कहा एनफ इज एनफ, कार्रवाई किया और घर में घुसकर मारा। और ये भी बताया अंजना जी, इस बात को आप ध्यान रखिए आपके दर्शकों के लिए, कि अगर आप उसामा बिन लादेन को खोजते हुए 12,000 किलोमीटर आ सकते हैं अपने साथियों के साथ, इंग्लैंड के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका लीड करते हुए, तो हमारा भी अधिकार है कि हम आतंकवादियों को खोजते हुए 400 किलोमीटर जा सकते हैं, जो हम गए और उनके पूरे आतंकवाद के केंद्र को ध्वस्त किया। और बाकी जो हमने पाकिस्तान के बारे में बताई कि पाकिस्तान एक लोकतंत्र नहीं है, वहाँ जनरल्स राज करते हैं। 75 ईयर्स में 60 ईयर्स जनरल ने राज किया, आज भी राज करते हैं। अब तो फील्ड मार्शल और बन ये गया है। टेररिस्ट आतंकवादी उनके फ्रंट है और वो फील्ड मार्शल बन गए हैं। तो ये जब स्थिति बनती है तो न वो जवाबदेह हैं, न चुने हुए हैं, न उत्तरदायी हैं। तो वो जानकर कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी उपयोगिता बनी रहे। ये सारी बातें हमने समझाई तो अच्छी चर्चा हुई, समझा। लेकिन अच्छी बात मैं कहूंगा, सबों ने एक स्वर से पहलगाम के आतंकवाद का बहुत आलोचना की, पर भारत के साथ सॉलिडारिटी रखी। क्या यूरोपियन यूनियन, क्या इंग्लैंड, क्या जर्मनी, सबों ने। पर रविशंकर जी, यहाँ देश में तो कहा जा रहा है कि आप लोग घूमने के लिए गए थे, टूर एंड ट्रैवल के लिए। इधर आतंकी घूम रहे थे, उधर आप लोग घूम रहे थे। कांग्रेस पार्टी ऑन रिकॉर्ड कह रही थी कि आप लोग कर क्या रहे हैं वहां पर, कुछ समझ नहीं आया लोगों को। आप वहां पर सिर्फ इंडियन डायस्पोरा से मिलकर आ रहे थे, आपने कुछ भी सब्सटैंशियल नहीं किया। ऐसे लोगों को आपका क्या जवाब होगा? कांग्रेस पार्टी ने ये गंभीर सवाल उनके शीर्षस्थ नेताओं ने उठाया है। पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को यह सवाल मुझसे पूछने के बजाय शशि थरूर से पूछना चाहिए, मनीष तिवारी से पूछना चाहिए, आनंद शर्मा से पूछना चाहिए, सलमान खुर्शीद से पूछना चाहिए, अपनी इलाई कनिमोई से पूछना चाहिए, सुप्रिया सुले से पूछना चाहिए, जो कल प्रधानमंत्री के यहाँ सबों ने एक स्वर में एक साथ कहा कि हम लोग की यात्रा बहुत ही प्रभावशाली रही, हम लोग भारत का पक्ष बहुत ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सके। और ये सच्चाई, इसलिए मैंने कहा ना, कांग्रेस के लोग भी कहते थे कि देखिए हम लोग यहाँ एक स्वर में आए हैं। हमने एक बात वहां पर और कही जो चर्चा करना जरूरी है। भारत का जो आर्थिक विकास हुआ है, जो भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है, जो भारत की डिजिटल पावर है, डिजिटल इंडिया है, डिलीवरी ऑफ सर्विस है, ये उससे बहुत प्रभावित है। इसके कारण उनका स्वर भी बदला है। और फिर कहूंगा, हम लोग मिले लंदन में, प्रीति पटेल, उसने कहा इंडिया इज राइट टू रिस्पॉन्ड। हम लोग मिले हाउस ऑफ कॉमन के, उन्होंने कहा टेररिज्म इज एनी फॉर्म इज बैड। हम लोग हाउस ऑफ कॉमन के एमपी से मिले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड्स से मिले, सब साथ आए, कहा वी स्टैंड विथ इंडिया। उसके बाद फिर वही हाल रहा आपके रोम में, वही हाल रहा आपके कोपेनहेगन में, वही हाल रहा आपके ब्रसल्स में, यूरोपियन यूनियन के अंदर हम ले जाए गए। उन्होंने भी कहा कि वी स्टैंड विथ इंडिया फुल्ली एंड फर्मली। और जर्मनी तो भारत के साथ बहुत प्रगाढ़ रिश्तों के लिए उत्सुक है। और वहीं पर बात हुई, वहाँ के विदेश मंत्री से हम मिले हम लोग, तो उन्होंने कहा जस्ट वी मेट मिस्टर जयशंकर, मिस्टर प्रसाद। हमने कहा यस सर, नाउ यू आर मीटिंग रविशंकर, बट वी हैव आवर मैसेज द सेम। तो इससे बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत उत्साह में हुआ। पता नहीं कांग्रेस को किसने ब्रीफ किया है, कभी कभार सही ब्रीफ कर दिया कीजिए। एक बात मैं अंजना जी और कहूँगा, आप लोगों ने इतनी ट्रेनिंग दी है कि हर जगह बड़ी बड़ी मीडिया आई थी, उसको हैंडल करने का मुझे सौभाग्य मिला और अच्छे प्रकार से हैंडल किया, सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। और थिंक टैंक हर जगह आए, प्रामाणिक बड़े बड़े थिंक टैंक, अच्छी चर्चा हुई और सबों ने अल्टीमेटली कहा यस वी सी रैशनल एंड जस्टिफिकेशन स्टैंड ऑफ इंडिया। तो हम तो ये कहेंगे आपसे, जरा जी, बाकी कल की यहाँ क्या तस्वीरें कहते हैं तो उसका क्या जवाब दें आप? ठीक है सर, कल की तस्वीरें जरा दिखाते हैं। जबरदस्त एक हम लोग यही कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन विपक्षी सांसदों के साथ जो कल शाम की तस्वीरें हैं वो बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। शशि थरूर हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, खैर वो तो आपके साथ हैं, लेकिन आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी, कनिमोड़ी, सभी के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत हो रही थी। कुछ तोहफा भी लोग दे रहे थे, आप वहाँ पर मौजूद थे। तो हमारे दर्शक जरा जानना चाह रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं ये जानने के लिए कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई। देखिए, दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबों ने अपने अपने अनुभव साझा किए, मैंने भी अपने अनुभव साझा किए और ये चर्चा बहुत ही अच्छी हो रही थी।
सबों ने, भारतीय डिस्पोरा ने जो उत्साह दिखाया। अब अंजना जी बताएं कि लंदन में अगर 1000 लोग हम लोग को सुनने आए, हाई कमीशन के पीछे जो ट्रायंगल है, अगर डेनमार्क कोपेनहेगन में लगभग 500 सुनने आए, अगर बर्लिन में सुनने आए, अगर थिंक टैंक में टॉप थिंक टैंक के लोग उपस्थित हों, अगर सीनेट की डिफेंस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, अगर उनके लोअर हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी, वो तो बड़ी पावरफुल कमेटी है, उन सबों ने कहा कि सांसदों के साथ ये रिश्ते और मजबूत होने चाहिए। और ये हमने प्रधानमंत्री जी को भी कहा, सबों ने कहा कि ये जो आपने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा है, ये बहुत ही सार्थक सोच है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। पीएम ने स्वयं कहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके बारे में विचार जरूर किया जाएगा। तो अच्छी बात हुई। और देखिए, कल जो मैंने देखा शशि थरूर को या कनिमोई को या सुप्रिया जी को या सलमान खुर्शीद को या आनंद शर्मा को, हम लोग सब टेबल पर खड़े थे, कोई बनावटीपन नहीं था, वहां राजनीति नहीं थी, भारतीय लोकतंत्र की सद्भावना और सहमति थी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, अपना आप दंगल कराइए, लेकिन मैंने जो महसूस किया, मैं लोकतंत्र का एक सिपाही भी हूं और एक उसको ऑब्जर्व भी करता हूं, भारतीय लोकतंत्र की सद्भावना और सहमति वो दिखाई पड़ा। और हमारे प्रधानमंत्री का बड़ा दिल, उन्होंने कहा नहीं जाइए, और सारे सांसदों ने, ओवैसी हो या कोई भी हो, एक स्वर में भारत की बात की। यही तो अपना देश है, लोकतंत्र है। एक बात मुझे और आप कह दीजिए, हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र, इंसानियत, जमहूरियत और गुड ह्यूमन वैल्यूज को अगर जिंदा रहना है, तो लोकतांत्रिक देशों को एक साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद इन सबों के लिए नासूर है। और दूसरा हमने कहा, अगर मानवाधिकार की बात यूरोप करता है, ह्यूमन राइट्स की, तो क्या आतंकवाद से पीड़ित लोगों का ह्यूमन राइट है या नहीं? अगर वो नेवी अफसर नरवल मारा गया अपनी पत्नी के सामने, तो वो उसकी पत्नी का ह्यूमन राइट है या नहीं? इसको उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है वो दलील है जो यूरोपियन यूनियन जैसी जगहों पर बहुत काम आती है, क्योंकि वो बाकी देशों को मानवाधिकार बहुत सिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर, कल थोड़ा सा रिवाइंड वापस करते हैं कल वाली तस्वीरों पर। शशि थरूर को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है सर, कि शशि थरूर तो अब भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। तो जो बॉनहोमी दिख रही है, एक एक सांसद से पीएम मिले और सांसद काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पीएम ने हर सांसद को अलग अलग वक्त भी दिया। शशि थरूर से पीएम की क्या बातचीत हुई? मुझे पता है कि आप बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसा था क्या? मतलब बाहर तो सोशल मीडिया पर तो अभी तक थरूर साहब आ चुके हैं बीजेपी में। देखिए, कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पर मैं आपके दंगल में दंगल करने नहीं आया। सर, आप हल्ला बोल में हल्ला बोल तो कीजिए। आप हल्ला बोल में बैठे हैं तो हल्ला बोल तो कीजिए। अच्छा, नहीं, अब हल्ला बोल आप करिए, जो हमारे साथी बैठे हल्ला बोलेंगे। लेकिन मुझे कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के घमासान पर कुछ नहीं कहना है। जब सभी पार्टियों के मित्र इसने बड़े हृदय के साथ भारत के लोकतंत्र के सद्भाव और सहमति को इतने प्रामाणिकता से रखे हैं। मैंने कन्वोई से एक बात कही, मैंने यूरोप में उनका एक कमेंट देखा था, कहीं उन्होंने किया था। उनसे पूछा गया कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए कितनी बड़ी बात है। हमने उनको कंग्रेचुलेट किया, ये अच्छी बात है ना, तो बहुत अच्छी बात है। और हम जब भारत के इतिहास को बताया करते थे कि भारत और पाकिस्तान एक ही दिन पैदा हुए, 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान, 15 अगस्त को हिंदुस्तान, हम कहाँ पहुँच गए? दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी इसी पहलगाम तनाव में, और वो कहाँ फंसे हुए हैं, कटोरा लेके घूम रहे हैं। क्या दुनिया को ये सोचना नहीं है कि मुल्लाओं ने और जनरल्स ने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाया? और हमने कहा कि हम पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं हैं, साफ कहा, लेकिन पाकिस्तानी लोग भी अपने जनरल से परेशान हैं। तो ये सारी बातें लोग ने अप्रिशिएट करते हैं कि भारत का लोकतंत्र क्या है। हमने कहा मुसलमानों की बात, तो दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम तो भारत में है, क्या पाकिस्तान बात करता है? वहाँ के अल्पसंख्यकों का क्या हाल है? हर जगह मानवाधिकार का हनन होता है। तो ये सब बात दुनिया ने सुनी, लेकिन ये दुनिया इसलिए भी सुन रही थी अंजना जी कि भारत अब दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। हाँ, लेकिन मैंने एक मीटिंग में दिनकर जी की वो कविता कही और बाद में ट्रांसलेट भी किया। क्यों हमने कहा एनफ इज एनफ? नेहरू जी ने रिश्ता बनाया,
शास्त्री जी ताशकंद गए, इंदिरा जी ने शिमला समझौता किया, मनमोहन सिंह ने कोशिश किया, अटल जी बस लेकर के गए, नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को बुलाया, फिर भी आतंकवाद, फिर भी आतंकवाद, क्योंकि वो जनरल्स नहीं चाहते रिश्ता बने। रिश्ता बनेगा तो उनकी हैसियत खत्म हो जाएगी। तो इनफ इज इनफ के बारे में हमने दिनकर जी की कविता कौन सी सुनाई आपने? किया, दिनकर जी की क्षमा कविता? शोभती उस भुजंग को, जी जी, मैंने एक पंक्ति का, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो अगर भारत के निर्दोषों को मारा जाएगा तो भारतीयों की जान अमेरिका यूरोप से कम नहीं है। उन्होंने कार्रवाई करके दिखाया, और हमने ये भी कहा कि हमने खाली आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया है, 100 लोग मारे गए, और रात को 1 से 1:30 में किया ताकि लोग सोएं, और सुबह में पाकिस्तान को कहा कि तुम्हें मारा है आतंकवादी केंद्रों पर। उन्होंने मिसाइल भेज दिया, तो मिसाइल को ध्वस्त करके हमने उनके 10 एयरफोर्स के स्टेशन को ध्वस्त कर दिया, तब वो घुटने पर आ गए। यही तो कहानी है। ठीक है, लेकिन रविशंकर जी, आप, मुझे लग रहा है कि आप लोग भी थोड़ा सा मतलब अभी गलत शब्द आपको शायद लगे, लेकिन सच ऐसा है कि खुशफहमी में जी रहे हैं। मेरे पास तर्क है इसके लिए कि देखिए, एक वर्जन तो लॉन्च हुआ हमारे तमाम सांसदों का, जिसमें वो विदेश में गए, एक जुबान में बोले, लेकिन वापस आकर तो उनको अपनी पार्टी में ही काम करना है। तो वो पुराना जो वर्जन था वही फिर से लॉन्च होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी करनी होगी। क्योंकि देखिए, अब आप, विपक्ष तो हल्ला बोल रहा है, सीडीएस ने सिंगापुर में जो कहा है उस पर विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मॉनसून सत्र में वो कह रहे हैं कि आप अभी से कमिट कीजिए कि आप पहलगांव पर बहस करेंगे। जो 4 मांगे उनकी हैं वो आपको बता देती हूं कि पाकिस्तान चीन रणनीति और सीडीएस के खुलासों पर विश्वास में लेंगे क्या हमें पीएम? मॉनसून सत्र में पहलगाम पर बहस कराएंगे, पहलगाम के हमलावरों के खिलाफ प्रयास दोगुने करेंगे, और इसके साथ करगिल की तरह ऑपरेशन सिंदूर का रिव्यू कराकर रिपोर्ट संसद में रखेंगे। इस पर आपका जवाब? अच्छा, उनको अपनी बात, उनकी बात कहने दीजिए ना, संसद शुरू होने दीजिए ना। कौन प्रश्नों से भाग रहा है? सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना कि ऑपरेशन सिंदूर को समाप्त नहीं किया गया, पॉज पर है, सब्जेक्ट टू गुड बिहेवियर ऑफ पाकिस्तानी, तो कहा गया है ना। तो कहा गया तो कहा गया है, और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में साफ कह दिया, अब आगे बातचीत होगी तो आतंकवाद पर बात होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बात होगी। और जहां तक बाकी बात है, तो भारत के तीनों सेना के डीजी ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी ने तो 2-2 बार बहुत विस्तार से बताया कि नहीं बताया है, ऑपरेशन डिटेल्स बताया कि नहीं बताया है, कौन कहां मारे गए, पीटे गए, उसकी सैटेलाइट इमेजेस अंजना जी ने दिखाया है कि नहीं, आज तक भी दिखाया है। और दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट ने उसकी तारीफ की है कि नहीं की है, कितना एक्सपर्ट, तो इसको हम फिर बताएंगे। लेकिन जब कोई ऑपरेशनल डिटेल चल रहा है तो चलना चाहिए कि नहीं, या उस संसद में उसकी खाल खींचनी चाहिए, भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सब होने के बाद सर, हमारे सैटेलाइट इमेजेस दिखाने के प्रश्न किया है, जी जी प्लीज पूरा कर लीजिए। ये सैटेलाइट इमेजेस के बाद सर सीडीएस का बयान आया है। पूरी कर लूं जी। अरे मैं, आप तो मेरी बात तो सुनिए 1 मिनट। आप जब कोई भी कार्रवाई करती हैं तो उसको मापने का आधार क्या होता है? आपकी कार्रवाई का डिवास्टेटिंग इफेक्ट क्या हुआ? यही भी आपने सुना होगा कि एक गोदी ने 3-3 पेनल्टी गोल बता दिया फुटबॉल में, उसकी टीम 9 गोल से हार गई। यहां हमने 400 किलोमीटर गए और मारे, ध्वस्त किया आतंकवादी केंद्रों को, क्या मुरीद के, क्या भवालपुर, क्या मुजफ्फराबाद, उनके 10-10 एयरपोर्ट को हमने ध्वस्त किया, जो दुनिया स्वीकार कर रही है। तो यू नीड टू गो बाय नेट रिजल्ट ऑफ आवर अटैक। इस बात को आप जरा समझिए, यही तो मैं कह रहा हूं। और ये सारे जो हमारे मिसाइल थी वो भारत की बनी हुई थी, आकाश भारत में बनी हुई है, ब्रह्मोस को चाइनीज रशियन टेक्नोलॉजी है, भारत में असेंबल किया है। ठीक, और सुनिए, ये 3000 किलोमीटर का हमारा एयर स्पेस है लद्दाख से भुज का। इजराइल कितना बड़ा है? हरियाणा के बराबर है। वहां तो अपना डिफेंस रखते हैं, अच्छी बात है। हमने पूरा एयर डिफेंस को मजबूत किया, उनके मिसाइल को ध्वस्त किया, और उनके एयर डिफेंस को हमने पैरालाइज भी कर दिया, ताकि जब उनके एयरपोर्ट पिट रहे थे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो बड़ी बात नहीं है क्या? बोलेंगे, गर्व से बोलेंगे। लेकिन फिर कहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है मैडम। आखिरी सवाल सर, गुड आचरण दोगे आतंकवाद का तो देखेंगे, वरना। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल।
आखिरी सवाल वही है कि आपने बताया कि मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजीएमओ ने, एयर के भी और नेवी के भी, सबने प्रेस ब्रीफिंग की, सब कुछ, लेकिन सीडीएस का बयान सिंगापुर में उसके बाद आया था, उसको लेकर विपक्ष का सवाल है जिसमें उन्होंने गलती की जिक्र की। दूसरा, आखिर में क्या वहां पर लोगों ने सीज फायर पर भी सवाल पूछा, क्योंकि ट्रंप ने पहले पोस्ट कर दिया था, और इस पर आपका जवाब क्या होगा जब राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी पीएम के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है? मैं तीनों का जवाब देता हूं, थोड़ा मुझे समय दीजिए आप। मैं सीडीएस के वक्तव्य पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आर्मी का मामला है, ऑपरेशनल मामला है, वो आर्मी उसका जवाब देगी। हमने इतना ही कहा, हमारे अटैक का डेडली इफेक्ट दिखाई पड़ा, जो मैं आज भी कह रहा हूं। विदेश में लोगों ने पूछा, हमने कहा सीज फायर नहीं है, इट इज जस्ट पॉज। और पॉज और सीज फायर का अंतर क्या होता है ये हमने उनको बताया। तो उन्होंने कहा पॉज, वाई पॉज, सब्जेक्ट टू गुड बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान ऑन टेररिज्म। तो उनको बात समझ में आ गई। अब जहां तक हमने राहुल गांधी की बात कही है, अगर ये कांग्रेस का अस्तर हो गया है तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य में देख रहा हूं। कितना अपना अस्तर गिराएंगे? वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार की कृपा से हैं, दुनिया जानती है, लेकिन कहीं भाषा में शिष्टाचार होगा कि नहीं होगा? जो अमेरिका की बात की जा रही है, ये सच्चाई है कि नहीं कि उपराष्ट्रपति वांस ने फोन किया था? प्रधानमंत्री साफ साफ कहा कि आपके फोन के लिए धन्यवाद, ये बायलैटरल मामला है, पाकिस्तान को बात करना है हमसे करें। यही बात बाकी को बताई गई। दोस्त लोग फोन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात जयशंकर जी ने रूबियो को बताई। तो साहब बात साफ है कि जब उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएम को फोन किया तो बातचीत हुई। ये एक मैकेनिज्म है तो मैकेनिज्म है। और भारत ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान और भारत के संबंध बायलैटरल हैं और बायलैटरल ही निर्णय होंगे, स्पष्ट रूप से कहा है। और यही बात हमने दुनिया में कही, हर जगह यह प्रश्न उठा। लेकिन जिस तरीके की भाषा कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या वो अच्छा लगता है? क्या मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो शब्द है, इस शब्द के बारे में एक बार कांग्रेस पार्टी आनंद शर्मा से पूछे, मनीष तिवारी से पूछे, अपने दोस्त शशि थरूर से पूछे, सलमान खुर्शीद से पूछे, अपने एलाइज कनिमोई से पूछे और सुप्रिया सुले से पूछे, और जब अपने सांसद साथ गए थे उनसे पूछे। उचित लगता है क्या? भारत के लोकतंत्र की विविधता को दुनिया में देखकर लोग गर्व करते हैं कि वी आर प्राउड ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। एक तरफ दुनिया ये कह रही है और राहुल गांधी अपना कद तो छोटा करते जा रहे हैं। कृपया करके और छोटा न करें। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या स्टैंड लिया था 71 में? अटल बिहारी वाजपेयी सलमान खुर्शीद के साथ, नरसिंह राव के साथ जिनेवा गए थे कि नहीं गए थे? याद करिए। 65 के वॉर में शास्त्री जी के साथ उस समय दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी खड़े थे कि नहीं जनसंघ के? और 62 के युद्ध में आरएसएस को नेहरू जी ने बुलाया था कि नहीं 26 जनवरी के परेड में, सिविल डिफेंस वर्क में? ये देश का इतिहास है। और मैं आपसे कहूंगा, आपको याद होगा जब मुंबई का 26/11 हुआ था, उसमें पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था, अगर आप याद करिए। और जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, सारे दुनिया के टीवी मुझसे बाइट ले रहे थे, CNN, रॉयटर्स, BBC। मैंने उनसे एक ही बात कहा था, यस आई रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ अपोजिशन, लेकिन अभी मेरा स्वर सरकार के साथ है। सरकार को एकता की जरूरत है। ये हमारी ट्रेनिंग है। अब वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, हम क्या कह सकते हैं? बार बार हार रहे हैं, अब उनको वोट नहीं मिलता, अंजना ओम कश्यप, तो हम क्या करें? कहां से वोट ला दें उनके लिए? बार बार हार जाते हैं, देश हारते हैं। तीसरी बार हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, महाराष्ट्र हार गए, और हारेंगे बिहार में भी। लेकिन कृपा करके देश की एकता, देश की संप्रभुता, देश की अखंडता और सेना की मजबूती के साथ ये खिलवाड़ न करें। चलिए, वो इस पर भी आरोप लगाते हैं कि आपने वोटर बढ़ा लिए और आप जीत गए, लेकिन आपसे एक दिन लंबा एक इंटरव्यू करना पड़ेगा, सारे मामलों को सलटाना है। तो उस दिन का इंतजार रहेगा, एक लंबी बातचीत करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारत की तरफ से मैं भी आपसे 1-to-1 बात करने के लिए व्यग्र हूं।
ठीक है सर, एक बार 1 to 1 किया जाए। हाँ सर, एकदम बहुत जरूरी है। बहुत सारे सवाल हैं विपक्ष के भी। और आप भारत की तरफ से गए, भारत की आवाज बन के गए, भारत के प्रवक्ता बनने के लिए विदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हमारे साथ दो अन्य मेहमान जुड़ रहे हैं। जय पांडा जी, जो कि विदेश गए प्रतिनिधिमंडल के टीम लीडर हैं, सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और खास मेहमान राजीव राय जी हमारे साथ सांसद समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, जो कि विदेश गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे और भारत की आवाज, भारत के प्रवक्ता बनकर विदेश में गए थे। आपसे भी राजीव राय जी पहले बातचीत हो चुकी है, तो जय पांडा जी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जय पांडा जी आज ही कह रही है कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान चीन रणनीति सीडीएस के खुलासों पर बोलिए। मॉनसून सत्र में पहलगांव पर बहस करेंगे या नहीं, पहलगांव के आतंकियों को जल्दी पकड़ेंगे या नहीं पकड़ेंगे, करगिल की तरह ऑपरेशन सिंदूर पर आप रिव्यू कराकर रिपोर्ट संसद में रखेंगे या नहीं। विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। कट टू आप लोगों का जो मिशन था विदेश में, उसमें कितनी सफलता मिली, और देश में आकर फिर जो ये सवाल हैं उनके लिए आप क्या बेहतर अब तैयार हैं? क्या बताएंगे आपने भारत के लिए क्या हासिल किया? हमने जिस देशों को गए थे, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज, वो थे सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया। और चारों इस्लामिक देश। कई लोग हमें कहते थे कि ये तो पाकिस्तान इनके साथ संबंध दशकों से रखा है, उनको कल्टीवेट किया है, लेकिन हमने जो वहाँ अनुभव किया वो बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगा। पिछले 10-11 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह वहाँ फोकस करके संबंध बनाए हैं, दोस्ती बनाए हैं उन देशों के साथ, और आप जानते हैं उनमें से 2 देशों ने उनको सबसे जो उच्च स्तरीय सिविलियन, उनका हाईएस्ट अवार्ड मान्यता दे चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा असर डाला है हमारे बाइपार्टिजन रिलेशनशिप पर, और वो भारत को और पाकिस्तान को अलग तरह से देखते हैं। पाकिस्तान को वो एक सरदर्द जैसे देखते हैं, भारत को एक बहुत बड़ा अवसर। वो खुद हमें बता रहे थे कि कुछ साल पहले भारत यूके के आगे चलकर हम अभी 5वीं सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गए और अभी 4थी बनने वाले हैं। और वो हमारे साथ पिछले कुछ 2-3 साल में जिस तरह के मिलिट्री में एग्रीमेंट हुए हैं, और न केवल एग्रीमेंट, ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रहे हैं, और उसमें आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए ये काम शुरू हो चुका है तो 3 साल पहले से। तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सफल रहा, और इन्होंने काफी सख्त आतंकवाद के खिलाफ, खास करके पहलगाम के आतंकवाद हिंसा के खिलाफ। और ये भी याद रखना चाहिए कि ये चारों देश आतंकवाद के शिकार हो चुके हैं और खुद बहुत सख्त कदम लिए हैं आतंकवादियों के खिलाफ, तो वो हमारे दर्द पूरी तरह समझते हैं। बिल्कुल। एक बार राजीव राय जी के पास अब मैं जाना चाहती हूँ। राजीव राय जी, ऐसा लग रहा है जैसे, देखिए आपसे पहले भी बातचीत हुई है, आपने टूर एंड ट्रैवल जो कहा जा रहा था कि सांसद घूमने के लिए गए हुए हैं, आतंकी भी घूम रहे हैं, सांसद भी घूम रहे हैं, उस पर आपने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न आज पूछा जा रहा है कि आप लोगों ने क्या हासिल किया। सबसे पहले हम कल के अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे राजीव जी। प्रधानमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई, क्या बात हुई? प्रधानमंत्री जी अनौपचारिक बातचीत के लिए चाय पर बुलाया था। हम इसका स्वागत करते हैं। हम सारे लोग चाहते हैं कि जो बात जिस जिम्मेदारी के साथ हमें भेजा गया था, तो उसका फीडबैक हमारे मुखिया हमसे ले गया। प्रधानमंत्री जी ने, मेरी प्रधानमंत्री जी से कभी कोई मुलाकात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने जब नाम लेकर बुलाया तो मुझे भी अच्छा लगा। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किए। मैंने कहा जो नेताजी ने सिखाया है वही हमने किया। और 1-2 बातें करने के बाद, चूंकि मुझे पता नहीं था कि कितना समय मिलेगा वहाँ, लेकिन दिल में जरूर बात थी कि जो भी मुझे वहाँ अनुभव हुआ है, जो भी मैंने महसूस किया, अच्छा या बुरा, और जो उसमें सुझाव दे सकता हूँ, जरूरी नहीं कि हर बात को मैं आकर पब्लिक डोमेन में और मीडिया में कहूँ कि उस एक हिस्से को लेकर पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया पर चलाए। मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, एक दुस्साहस कर रहा हूँ, जो कुछ मुझे अनुभव मिला है मैंने एक नोट करके ले आया हूँ, जो अगर सुझाव दे सकता हूँ उसको भी नोट करके ले आया हूँ, अगर आपको अनुमति हो तो मैं आपको देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया। मैंने उनको दिया। और उसके बाद कई राउंड में, अब बहुत 1 to 1 तो बात नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ लगा, जो जो अनुभव थे, जो कॉमन बातें थी, मैंने उनसे किया।
मैंने बताया भी कि कैसे लोग वहाँ बोल रहे थे कि हम उनके देश में संभव नहीं है कि सारे अपोजिशन के लोग एक साथ एक मंच पर आ जाए। तो हमने कहा कि ये पक्ष और विपक्ष या सरकार की बात नहीं है, 140 करोड़ लोगों का रिजोल्यूट है कि इसको अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो वहाँ जितने भी सांसद थे, जिसको जो कुछ फीडबैक देना था, कुछ लोग खड़े रहे, कुछ लोग बात किए, कुछ लोग इसमें भी लगे रहे कि प्रधानमंत्री जी से कितनी देर तक हम बात कर लें। तो वही हुआ। कौन था इसमें? अब जाने दीजिए, जाने दीजिए, नाम न दे। बल्कि क्या हुआ कि दूसरे टेबल पर सुप्रिया सोले वगैरह, कनी मोजी वगैरह इंतजार करती रही। बाद में किरण रिजिजू साहब को बोलना पड़ा कि वो लोग इंतजार कर रहे थे, जाकर प्रधानमंत्री जी को याद दिलाया गया। तो मुझे लगता है कि हम सबको ने इस जो ये पहल है इसमें सदुपयोग करना चाहिए अपनी भावनाएं। देखिए, हमको नेताजी सिखाया करते थे, सबसे अच्छी बात है राजीव राय जी, आप खुद ही कह रहे थे कि मतलब मैं ऐसा कुछ भी बाहर लीक नहीं करना चाहता हूं जिसको पाकिस्तान सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करे, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे देश में एक सेंटिमेंट है। लेकिन हम दिखा रहे हैं दरअसल ग्राफिक्स के जरिए लिख कर बाकायदा कि कांग्रेस वर्सेस जो डेलीगेशन, मतलब विपक्ष, जो ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की राय है और जो विपक्षी डेलीगेशन की राय है, उसी में विरोधाभास है। फीता काटना था तो कश्मीर याद आ गया, ये कांग्रेस कह रही है। ओवैसी कह रहे हैं घर की बात घर में होगी। कांग्रेस कह रही है आतंकी कश्मीर में, सांसद विदेश में घूम रहे। ओवैसी कहते हैं सैर के लिए नहीं गए थे, हम लोगों ने मेहनत की है। कांग्रेस कह रही है ट्रंप का 12 बार सीज फायर कराने का दावा है, पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए जोड़े थे हाथ, ये खुद सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। अब आप लोगों का पुराना वर्जन तो नहीं लॉन्च हो जाएगा इंडिया आते हुए? ये सवाल मैंने उनसे भी किया था। या आप लोग भी यही कहेंगे कि पाकिस्तान के हाथ जोड़ने पर सीज फायर हुआ है? क्योंकि यहाँ तो नरेंद्र सरेंडर वाला राग छेड़ दिया गया है। अंजना जी, मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी और उस नेता का सिखाया हुआ सिपाही हूं जिसका पुराना इतिहास बहुत शानदार रहा है। जब नेताजी रक्षा मंत्री थे और सियाचिन के दौरे पर गए थे धोती कुर्ता में, तो उनको गोलियों की गड़गड़ाहट हुई। तो उन्होंने फौजी अधिकारियों से पूछा कि आवाज क्या आ रही है। उन्होंने बोला पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी चल रही है। तो बोले आप लोग क्यों खामोश हो? बोले सर आप यहाँ हैं, हमारे रक्षा मंत्री हैं। बोले मैं यहीं खड़ा हूं, गोली चलाओ। चीन के बारे में उन्होंने 9 बार बोला। जब सुखोई का डील करना था, जब अमेरिका और अन्य राजनीति में फंसा हुआ था, तो रक्षा मंत्री के रूप में जब मॉस्को गए तो एलसिन उनको रिसीव करना है। और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत पुरानी बातें हो गई। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सबसे पहले नेताजी ने और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सेना का और सरकार का समर्थन किया। तो हमारा इतिहास यही रहा है कि जब सेना के देश पर समस्या आती है, देश संकट में होता है या देश पर दुश्मनों की निगाह होती है, तो हम बिना राजनीति किए, बिना लाग लपेट के सेना के साथ और सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को समझाएंगे कि ये ट्रंप करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को समझाएंगे कि सरेंडर जैसा शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हमने पाकिस्तान को धोया है। 2 लाइन। कांग्रेस में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े समझदार और बुद्धिजीवी हैं। वो लोग उनको समझाएंगे और सलाह देंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ट्रंप वाली बात तो लगातार हमसे भी पूछा गया है। जिस देश में हम गए, हर देश ने हमसे पूछा और हमने वहां वही ऑफिशियल लाइन लिया जो हमें बताया गया था। क्योंकि फिर मैं बोला, आप जैसे आप बोल रहे थे ना, घर की बात घर में, हमसे तो आउट ऑफ द ब्लू सेल्वेनिया में ऐसा सवाल पूछा गया, स्पेन में ऐसा सवाल पूछा गया कि 1 क्वेश्चन टू मिस्टर राय, कास्ट सेंसस पर 3 आप लोग लड़ रहे हैं, अभी बीजेपी नहीं सुना। आई सेड दैट इज आवर इंटरनल मैटर एंड वी आर नॉट हियर टू डिस्कस इंटरनल मैटर। एनी हाउ नाउ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन इज ऑन द सेम पेज। और उनका बोलती बंद हो गया। जय पांडा जी को जल्दी से एक बार दिखा दीजिए। घर की बात हम बाहर क्यों करने जाए? हाँ बिल्कुल, बाहर क्यों करने जाए। जय पांडा जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल, पीएम का कल क्या निर्देश था आप लोगों को? एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए। शशि थरूर को लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं कि वो मनीष तिवारी, बहुत सारे तमाम विपक्षी सांसद दिख रहे हैं। पीएम का क्या संदेश था? देखिए, कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके रेसिडेंस पर सभी को होस्ट किया, वो एक इनफॉर्मल अनौपचारिक भेंट था और उस अनौपचारिक तरीका से काफी चर्चा भी हुआ कि हमारे अनुभव से क्या रहा। और वो सब लेकिन ट्रैक रखे थे, वहाँ के रिपोर्ट पर ध्यान दे रहे थे। उनको पूरी तरह से पता था कि क्या हो रहा था, किस देश में कैसे मीटिंग्स जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमसे सुनना चाहते थे। और आप देखे कि वो सबसे मिले, ऐसा कोई नहीं रह गया। वो एक टेबल से अन्य टेबल को, फिर तीसरी टेबल को जाकर सभी से मिल रहे थे, सभी को मौका दे रहे थे उनका अपना अनुभव सुनाने का। बहुत ही अच्छा रहा
और कुछ सुझाव भी हमारे जो डेलीगेशन गए थे दे रहे थे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ध्यान से सुन रहे थे जी। और एक तो मांग था कि ये जो गया ये बहुत ही सफल रहा, सभी का फीडबैक बहुत अच्छा रहा, तो इसको जारी रखना चाहिए, क्योंकि केवल क्राइसिस के टाइम हम जाके बोले ऐसा तो भारत का जो और लगातार मिलते रहे तो ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल जी। वक्त इतने की इजाजत देता है जय पांडा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी राजीव राय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हल्ला बोल में देश दुनिया की बाकी खबरों के आप देखते रहिए